हेलो, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हमेशा हमने जो अपनी कल की क्लास में पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं, जिससे कि हम क्या कर पाए बच्चों, जोड़ पाए कि हमने अपनी कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो हमने कल सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों, भारत का भौगोलिक जो स्वरूप होता है उसके परिचय के बारे में हमने कल जाना था, है ना। और क्या पढ़ा था बच्चों, प्लेट विवर्तनिकी का क्या होता है, सिद्धांत होता है। हमने उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था खूब अच्छे से, है ना। और क्या पढ़ा था, मुख्य जो भौगोलिक वितरण होते हैं उनमें क्या क्या होती है, किस प्रकार की होती है, हमने ये भी कल जाना था। हमने कल हिमालय के भी बारे में जाना था, ठीक है, कि हिमालय की आखिरकार क्या होती है हिस्ट्री, और उनमें क्या क्या होता है, किस तरह से हिमालय जो होती हैं वो बनती हैं, है ना। और क्या हमने पढ़ा था, हिमालय की पश्चिमी से जो पूर्व की तरफ कुछ क्या होता है, विभाजन होता है। तो उन विभाजनों के बारे में भी हमने जाना था। और क्या पढ़ा था, उत्तरी मैदान के बारे में जाना था, और मध्य उच्च जो भूमि होती है उसके बारे में भी पढ़ा था, और दक्कन के पठार के बारे में भी हमने जाना था, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने कल की क्लास में अपने किया था कवर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ठीक है। इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो जब आप उत्तरी पश्चिम की ओर आते हैं, ठीक है, उत्तरी पश्चिम की ओर जब आते हैं तो आप क्या करिए, एक मैप जो है अपने भारत का उसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप कौन सा क्षेत्र देखते हैं, तो बच्चों हम देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि वहां पे तो मरुस्थल होते हैं या फिर रेगिस्तान होते हैं, है ना। तो रेगिस्तान जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े होते हैं, है ना, और बहुत उनका जो एरिया होता है जिसमें कि वो देखने को मिलेंगे आपको बहुत ही बड़ा होता है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पे। आई बात समझ में। यह बालू के डिब्बे से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, ठीक है। बालू के डिब्बे से ये क्या होता है बच्चों, ढका हुआ होता है, और एक ये पूरा मैदान है बहुत ही बड़ा, ठीक है, जो कि तरंगित है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे जो वर्षा होती है बच्चों वो बहुत ही सीमित या कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, ये वर्षा प्रति वर्ष से 150 मिलीमीटर से कम होती है। तो सोच रहे हैं बच्चों आप कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, आपके दिमाग में आ रहा होगा, खेती यहाँ पे बिल्कुल हो ही नहीं सकती, क्योंकि बच्चों खेती करने के लिए तो हमें कम से कम पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कोई भी चीज़ अगर चाहेंगे कि यहाँ पे खेती कर लें तो वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा जो होती है प्रतिवर्ष बहुत ही कम होती है ना। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं जो होती हैं वो दिखती हैं। वर्षा ऋतु में, जब वर्षा की जब ऋतु आती है तब कुछ सरिताएं दिखती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। जो लूनी है बच्चों वो इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। जलवायु, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन से जो पौधे हैं देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैक्टस हो गया, है ना, ये ज्यादातर आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए, उसमें क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे कांटे होते हैं, आपने देखा ही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि और क्या है। देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े जो आपको देखने, ये पूरा एक बड़ा सा मैदान की तरह आपको दिखेगा, और जो कि पूरा ये मरुस्थल से ही ढका हुआ है। जो बालू के डिब्बे जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा बालू के डिब्बों जैसे ही इस मैदान को पूरा ढक लिया गया है। आई बात समझ में। चलिए अब हम कुछ इनके बारे में और जान लेते हैं। बरकान, ठीक है, जो कि आपको अर्धचंद्राकार का दिखेगा, ठीक है, वो टीला, बालू का टीला, ठीक है बच्चों। तो बरकान का जो विस्तार है वो बहुत ही अधिक क्षेत्र पर होता है, ठीक है। बरकान क्या होता है बच्चों, वो होता है अंध्र जो अर्धचंद्र आकार का होता है। यहाँ पे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का वो दिखता है, ठीक है, अर्धचंद्र, ठीक, आकार का वो होता है, जो कि एक बालू का टीला होता है। आई बात समझ में। अब देखिए, लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से वो
पाए जाते हैं। जो लंबवत टीले होते हैं वो क्या बच्चों, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, ठीक है, उसके समीप प्रमुखता से वो पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तटीय मैदान क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रायः द्वीपीय पठार के किनारों, ठीक है, संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। क्या है वो बच्चों, प्रायः द्वीपीय जो पठार के किनारे का जो संकीर्ण तटीय पट्टियां हैं, ठीक है, उनका ये विस्तार है। आई बात समझ में। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक भी ये विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम से अरब सागर से लेकर पूर्व के जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल का जो खाड़ी है वहां तक भी ये क्या है बच्चों, विस्तृत है। ठीक, पश्चिमी तट के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो 3 कौन कौन से भाग हैं, आइए लिख लेते हैं। तो पहला है बच्चों जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण बोलते हैं हम, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोंकण। ठीक, अब जो है कौन सा, जो मध्य का भाग है, मध्य भाग, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कन्नड़ मैदान। ठीक, अब क्या है बच्चों, जो कि अपना दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी भाग है उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मालाबार तट। ठीक है, तो ये कुछ 3 भाग है। आई बात समझ में, पश्चिमी तट के। ठीक, अब देखिए पूर्वी तट को उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में विभाजित किया गया है। जो पूर्वी तट है बच्चों उसको उत्तरी सरकार और कोरोमंडल जो तट है उसमें उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ है तटीय मैदान के कुछ आपको क्या बताए जा रहे हैं बच्चों, डिवीजन बताए जा रहे हैं कि क्यों, किस किस भाग में उनका क्या क्या विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट पे आप देखेंगे बच्चों, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी जो बड़ी नदियां होती हैं ये क्या होती हैं बच्चों, एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, डेल्टा नदियों द्वारा अवसादों के जमाव द्वारा निर्मित एक भू आकृति वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पे मौजूद है बच्चों, वो उड़ीसा में स्थित है। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ अच्छी तरीके से तटीय मैदान जो है उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा रफ में जो भारत का हमारे जो आकार है, ठीक है, जो मैप है हमारा मानचित्र होता है, हम बना लें। एक्जैक्टली ऐसा तो नहीं बनाए लेकिन कुछ ऐसा ही बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों, ये हमारा है पश्चिमी तट मैदान। ठीक, जो कि आपको इस मैप में देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि ये बच्चों वाइट कलर का है, मतलब सफ़ेद रंग का है, तो इसीलिए आपको जब यहाँ पे समझाऊंगी तो अच्छी तरीके से वो दिखेगा नहीं, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बनाया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है बच्चों ये है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या है बच्चों, ये है पूर्वी तट मैदान का हिस्सा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है बच्चों, ये क्या है, ये है आपका कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों, ये है आपका मालाबार तट। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखिए, अब ये जो हिस्सा अंदर से ऐसे गया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो ऐसे अंदर होके एक बार गया है,
थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो ये जो हिस्सा है, ये जो मैप का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा आंध्रा तट। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश का जो तट है ये हमारा वो है। ठीक है, अब ये जो इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है बच्चों कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे और भी आपको दिए गए हैं, क्योंकि ये सफ़ेद का कलर का बैकग्राउंड है तो उसमें नहीं दिखेगा, तो ये मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब बात समझ में आई कि तटीय मैदान क्या है। तो मैप, जब भी आप बच्चों देखिए भूगोल पढ़िए तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, भारत का जो मानचित्र है वो ऐसे दिमाग में आना चाहिए, जिससे कि आपको समझ आ पाए कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लक्षद्वीप, जो हमारा द्वीप समूह है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो लक्षद्वीप है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, हमारे भूमध्य जो रेखा है बच्चों वो उसके पास में है। आप जब देखेंगे, ठीक है, मैप में जो हमारा मानचित्र होता है उसमें देखेंगे तो जो लक्षद्वीप है वो हमारा भूमध्य जो रेखा होती है उसके पास में है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मध्य जो रेखा है, ठीक है, वो जलवायु है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से वहाँ पे होता है ये। तो वहाँ का जो क्लाइमेट जो होते हैं ना, हम जलवायु बोलते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम। लक्षद्वीप द्वीप केरल के पास अरब सागर में वो स्थित है। ठीक है, यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है और ये 32 वर्ग किमी के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, पहले इनको लकाद्वीप और मिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो कि 1973 में इनका नाम क्या हुआ बच्चों, लक्षद्वीप रखा गया। पहले 1973 से पहले ये लकाद्वीप, ठीक है, मिनिकाय तथा एमिन द्वीप जो है इनके नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में क्या किया गया बच्चों, इसका नाम इन सब से हटा के एक नाम रखा गया, लक्षद्वीप। ठीक है, कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवासी नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है। कौन सा, पिटली जो द्वीप है, ठीक है, जो हमारे लक्षद्वीप में है, यहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है। तो यहाँ पे एक क्या है बच्चों, एक पक्षी अभयारण्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और लक्षद्वीप जो है बच्चों उसका मानचित्र ऐसे देख लेते हैं। ठीक, ये है भारत। ठीक है, यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको लक्षद्वीप जो है इधर देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये है हमारा मानचित्र। ठीक है, चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली द्वीपों की एक क्या है, लंबी श्रृंखला है। ठीक है, द्वीपों के समूह को उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार में बांट दिया गया है। इसमें उत्तर में आपको ये अंडमान में बटे हुए दिखेंगे और दक्षिण में ये निकोबार में बटे हुए दिखेंगे। ठीक, यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के क्या है, ये शिखर है। क्या है बच्चों, निम्नलिखित जो पर्वत जो श्रेणियां हैं उनके ये शिखर है। कौन, ये जो द्वीप है। ठीक है, ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। ठीक है, जहाँ पे एवं यहाँ की जो जलवायु विषुवतीय है जो, तथा कि यह घने जंगलों से आच्छादित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये भूमध्य जो रेखा है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, उसके पास में है, तो यहाँ पे आपको जो पेड़ पौधे, ठीक है, यहाँ का जो जलवायु है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए पेड़ पौधे भी ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। समझ में आई इतनी बातें? चलिए
देखिए ये जो है हमारा बच्चों, ये अंडमान का द्वीप है, ठीक है। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये है पूरा अंडमान और निकोबार का द्वीप, ठीक है। ये है अंडमान का द्वीप और ये है हमारा भारत का जो महाद्वीप है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। और ये है हमारा निकोबार का द्वीप, ठीक है, जिसे कि हमने क्या देखा था, बांटा गया है ना, इसमें और ऐसे बांटा गया। और ये जो बीच का जो है बच्चों, ये है हमारा अंडमान और निकोबार का द्वीप। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार के द्वीप के समूह बैरेन द्वीप पर वो क्या है बच्चों, स्थित है। तो हमारा जो एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो अंडमान और निकोबार में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, अब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या है वो प्रश्न, आइए पहले हम उनको पढ़ते हैं। तो पूछे जा रहे हैं आप सबसे बच्चों कि भाबर और तराई क्या होते हैं। तो चलिए हम उसका उत्तर लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम भाबर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जब नदियां पर्वतों से नीचे की तरफ उतरती हैं, नीचे उतरते, ये ते है, ठीक है, समय शिवालिक की ढाल पर क्या होती है बच्चों, 8 से 16 किमी, ठीक है। क्या 8 से 16 किमी के चौड़ी क्या होती है बच्चों, चौड़ी वो पट्टी बनाती है, ठीक है। पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, निक्षेपण करती हैं, ठीक है। तो इसे भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, भाबर, ठीक है। आई बात समझ में कि जब नदियां क्या होती हैं, वो पर्वतों से नीचे उतरने लगती हैं, उस समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी से क्या होती है, गुटिका निक्षेपण करती हैं। तो वो क्या बनाती है बच्चों, वो भाबर बनाती है, ठीक है। अब आइए हम तराई के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। जब सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाएं, ठीक है, विलुप्त हो जाती हैं, इस पट्टी को दक्षिण, ठीक है, इस पट्टी के दक्षिण में, ठीक है, ये जो सरिताएं होती हैं, एवं जो नदियां, ठीक है, वो क्या होती हैं बच्चों, पुनः निकल आती हैं वो, ठीक है, निकल आती हैं। आप भी मेरे साथ अपना हाथ चलाते रहिए, ठीक है। एवं नम क्या करती हैं बच्चों, नम तथा दलदली, क्या है, नम तथा दलदली क्षेत्र बनाती हैं, ठीक है, उनका निर्माण करती हैं।
करती हैं, ठीक है, जिससे जो तराई होती है वो बनती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं तराई, ठीक है। जब सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में क्या होती है बच्चों, वो विलुप्त हो जाती हैं, तो इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं जो नदियां होती हैं पुनः निकल आती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों, तब नम और दलदली हो जाती हैं, ठीक है। और वो क्या करती है बच्चों, वो एक क्षेत्र का निर्माण करती है और जिससे कि जो तराई है वो हमें देखने को मिलता है, और उसी को ही हम कहते हैं तराई। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न और लिखते हैं उसका उत्तर। तो पूछ रहा है बच्चों, हिमालय क्षेत्र की राहत और प्रायद्वीपीय पठार में क्या अंतर है। क्या है वो अंतर, आइए जानते हैं। देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों को बांट लेते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, पहले लिखेंगे हम हिमालय जो क्षेत्र है, ठीक है, वो लिखते हैं। और इधर साइड हम लिख लेते हैं, अब दो कॉलम ऐसे बनाइए, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ऐसे आप दो कॉलम बना लीजिए, ठीक। अब हम इनको बांटेंगे, ठीक है। अब हम दोनों का पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, तो देखिए जो आपका हिमालय क्षेत्र है यह बच्चों सिंधु व गंगा सिंधु और गंगा जो है उसके मैदान के सिरे पर है, ठीक है। आई बात समझ में। अब वहीं पे ये जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है बच्चों, यह दक्कन, ठीक है, यह दक्कन के पठार के उनके सिरे पे, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का पहला पॉइंट हो गया। आइए अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों, ऊंचाई के बारे में। तो जो हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई है, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कल ही पढ़ा था, उसकी ऊंचाई कितनी है, औसत 6000 मीटर है ना। और इसकी कितनी है बच्चों, इस पठार की ऊंचाई औसत ऊंचाई कितनी है, कल ही पढ़ा था हमने, 600 से 900 मीटर है ना। तो ये बच्चों मैंने आपको दो पॉइंट दोनों के बता दिए, ठीक है। और भी इसके पॉइंट्स हैं जो कि आपको ढूंढ के लिखने हैं। आई बात समझ में। चलिए